तो फ्रेंड्स एक हम सवाल कर रहे हैं, ये सवाल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर नवंबर 2020 एग्जाम्स के लिए एंड मई 21 एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैपिटल बजटिंग का सवाल है, इंटर एफए में ये सवाल पूछा जा सकता है। मैं इस सवाल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, हालांकि मैं इमेज भी दिखाऊंगा। प्लीज़ ये सवाल को करें, अपना रजिस्टर ओपन कर लें और इस सवाल को करें। ये सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइन सर, आइए फ्रेंड्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 19। ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और ये फुल फ्लेश्ड कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है। और अगर आपके बुक में ये क्वेश्चन नहीं है तो आप इसका इमेज ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अ लार्ज प्रॉफिट मेकिंग कंपनी इज कंसिडरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीन to process the waste produced by one of its existing manufacturing process to be converted into a marketable product. At present, the waste is removed by a contractor for disposal on payment by the company for 150 lakhs per annum for the next 4 years. मतलब अभी कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है किसी को जहां पर 150 लाख रुपीस लगते हैं। The contract can be terminated upon installation of the aforesaid machine on payment of a compensation of 90 lakh rupees before the processing operation starts. 90 लाख रुपए का कंपनसेशन लगेगा, ठीक है। दिस कंपनसेशन इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन फॉर टैक्स पर्पस। ये कंपनसेशन आपको टैक्स में कोई डिडक्शन नहीं देगा। The machine required for carrying out the processing will cost 600 lakhs. जो मशीन की जरूरत होगी वो 600 लाख रुपए लगेंगे उसके। To be financed by a loan repayable in 4 equal installments commencing from end of the year 1. The interest rate is 14% per annum. ठीक है, at the end of the 4th year the machine can be sold for 60 lakh rupees and the cost of dismantling and removal will be 45 lakhs. तो मैंने कहा था बहुत ही कंप्रहेंसिव और बहुत ही अच्छा सवाल है ये। सेल्स एंड डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इमर्जिंग फ्रॉम वेस्ट प्रोसेसिंग फॉर 4 years आर एस्टिमेटेड एज अंडर। ठीक है, ईयर 1, 2, 3, 4 का डाटा दिया हुआ है। सेल्स, मटेरियल कंजम्पशंस, वेजेस, अदर एक्सपेंसेस, factory overheads, depreciation as per income tax rules. Initial stock of materials required before commencement of the processing operations is 60 lakhs at the start of year 1. The stock levels of material to be maintained at the end of year 1, 2 and 3 will be 165 lakhs and the stocks at the end of year 4 will be nil. The storage of materials will utilize space which would otherwise have been rented out for 30 lakhs per annum. जो जगह जो मशीन लेगा, अगर वो जगह मशीन नहीं लेता तो मुझे 30 लाख रुपीस में पर एनम उसमें कमा लेता। तो ऑब्वियस ही बात है ये मेरा अपॉर्चुनिटी लॉस है। लेबर कॉस्ट इंक्लूड वेजेस ऑफ 40 वर्कर्स whose transfer to this process will reduce idle time payment of 45 lakhs in the year 1 and 30 lakhs in the year 2. आइडल टाइम, लेबर खाली बैठे रहते थे तो वो यूटिलाइज हो जाएगा इस मशीन के आने के बाद। फैक्ट्री ओवरहेड्स इंक्लूड अपॉर्चमेंट ऑफ जनरल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ इंश्योरेंस चार्जेस। ओवरहेड्स आपको मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट कराया हुआ है। एलोकेटेड ओवरहेड्स, ओवरहेड्स मेरा क्या कहलाता है? संक कॉस्ट कहलाता है। इस तरह का संक कॉस्ट कहलाएगा, लेकिन यहां पे कहता है एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ इंश्योरेंस चार्जेस। इंश्योरेंस चार्जेस ऑफ 90 lakhs जो इसमें मिला हुआ है वो मेरा संक कॉस्ट नहीं है, वो मेरा इंश्योरेंस है जो मेरा इस मशीन के लिए मुझे लेना पड़ेगा। द कंपनी टैक्स रेट इज 30%। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स फॉर 4 years आर एज अंडर ईयर 1, 2, 3 and 4। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 14%। Advise the management on the desirability of installing the machine for processing the waste. All calculations should form part of your answer.
बहुत ही अच्छा सवाल है, कैपिटल बजटिंग का सवाल है। एक मशीन आपको लेकर आना है, क्या हम मशीन लेकर आए या ना आए ये आपको निर्णय लेना है। कैपिटल बजटिंग का ये सवाल है, बहुत ही अच्छा, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके ऑलरेडी कवर होने चाहिए। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं। अब हम इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। चलिए सर, तो सबसे पहले हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, फाइन सर। कितने ईयर का डाटा दिया हुआ है? 4 ईयर्स का दिया हुआ है। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4। सेल्स, फटाफट आप देखिए क्वेश्चन में सेल्स का फिगर कितना दिया हुआ है। सेल्स का फिगर दिया हुआ है, आपको मैं क्वेश्चन भी दिखाता जाता हूं। 966 966 1254 1254। तो चलिए अब हम लोग भी ये लिखते हैं सेल्स का फिगर, बिल्कुल स्लो स्पीड में हमें आगे बढ़ना है। 966 966 1254 1254। ठीक है, फाइन। उसके बाद आप टेबल देखेंगे क्या लिखा हुआ है, मटेरियल कंजम्पशन। मटेरियल कंजम्पशन, मटेरियल कंजम्पशन है आपका 90, 120, 255 एंड 255। फटाफट आप चेक करते रहिए, क्वेश्चन के फिगर को भी आप चेक करते रहिए। आप देख सकते हैं 90, 120, 255 एंड 255। ठीक है, फाइन। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या लिखना है अपने को। आगे हमें लिखना है वेजेस। वेजेस, वेजेस कितने हैं? वेजेस आपके दिए हुए हैं जो 225, 225, 225 एंड 300। ठीक है, लेकिन यहां पर वेजेस का कुछ पॉइंट दिया हुआ था, कुछ आइडल टाइम का कुछ पॉइंट दिया हुआ था। जरा उसको एक बार फिर से रिविजिट करते हैं और समझते हैं बात को। तो पहले आप चाहें तो मैं ये लिख सकता हूं 225, 225, 255, 255 माइनस। ठीक है, माइनस। अब आप फटाफट देखिए कौन सा पॉइंट में लिखा हुआ था वेजेस के बारे में। ठीक है, आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। लिखा हुआ है साफ साफ, जो मेरे वेजेस हैं, मेरे खाली बैठे रहते थे, उसकी वजह से, इस मशीन के आने की वजह से, लेबर कॉस्ट इंक्लूड वेजेस ऑफ 40 वर्कर्स whose transfer to this process will reduce idle time payment of 45 lakhs in year 1। मतलब इस मशीन के आने की वजह से उनका जो खालीपन है वो दूर हो जाएगा, उससे मेरा कॉस्ट सेव होगा। तो वो क्या आएगा? वो आएगा आपका 45 lakhs in year 1 and in year 2 it is 30 and year 3 और year 4 के बारे में कुछ नहीं बोला है। आप ये पॉइंट्स देख सकते हैं मेरे साथ। लेबर कॉस्ट इंक्लूड वेजेस of 40 workers whose transfer to this process will reduce idle time payments of 45 lakhs in year 1 and 30 lakhs in year 2। फाइन सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आएगा 45 lakhs और ये आपका आएगा 30 lakhs। जो इस मशीन के आने की वजह से मेरा जो आइडल टाइम होता था, जो मेरे वर्कर्स खाली बैठे रहते थे, अब वो खाली नहीं बैठे रहेंगे, अब वो काम करेंगे। उसकी वजह से मेरा जो वेजेस सेव्ड होगा वो 45 एंड 30 होगा। तो वेजेस का आप यहाँ पर एक साथ लिख सकते हैं। जो फाइनल फिगर आ रहा है आपका 225 माइनस 45, तो यह आपका आ रहा है 180। ठीक है, और ये 225 माइनस 30, सो यह आ रहा है आपका 195। फाइन सर, बाकी का तो कुछ है नहीं, तो एज इट इज रहने देंगे। चलिए फटाफट आप देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। तो ये पॉइंट भी हमारा हो गया, वेजेस का पॉइंट भी हमारा यहां पर कंप्लीट हो जाता है। 180 एंड 195। आगे देखते हैं अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में आएंगे, अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 120, 135, 162, 210। ठीक है, तो वही लिख देते हैं, इसका कोई
इंफॉर्मेशन भी नहीं है। अदर एक्सपेंसेस 120, 135, 162, 210, फाइन, नो प्रॉब्लम। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ था। तो जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है, नॉर्मली जो ओवरहेड्स होता है उसको हम क्या मानते हैं, संक कॉस्ट मानते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स। लेकिन यहां पर बोला हुआ है कि जो इंश्योरेंस चार्जेस है वो तो आपको देना पड़ेगा, तो वो 90 आएगा। आप चेक करें फटाफट, 90, 90 और 90, ठीक है। इंश्योरेंस चार्जेस आपका 90 यहां पर बन रहा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए सर आगे बढ़े और देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गया, इंश्योरेंस ओनली, इसमें हमने क्या सिर्फ कवर किया, इंश्योरेंस। क्यों कवर किया, क्योंकि बाकी का हमने संक कॉस्ट माना, क्योंकि ओवरहेड्स इस मशीन की वजह से नहीं आया होगा, वैसे ही ओवरहेड्स तो लग ही रहा होगा। ये मशीन आने से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई होगी ओवरहेड्स में। ओवरहेड्स अगर ये मशीन नहीं होता तब भी लगता, ये है तब भी लग रहा है, तो मशीन की वजह से ये नहीं हुआ, इसलिए ओवरहेड्स को हमने इस डिसीजन में इग्नोर कर दिया। क्योंकि अगर इस डिसीजन में हम ओवरहेड्स वो भी ले लेते जो मशीन के नहीं होने की वजह से भी लग रहा है, तो हमारा डिसीजन सही नहीं होता। हम तो इस मशीन की वजह से देख रहे हैं, इस मशीन की वजह से हमें कितना फायदा है, ठीक है। ओवरहेड्स वाला कॉस्ट तो लगना ही है, मशीन हो या ना हो, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गया। अब आपको यहां पर बोला हुआ है कि अगर हम ये मशीन लाएंगे तो हमारा जो रेंटल स्पेस है उस पर मुझे नुकसान हो जाएगा। अगर ये मशीन नहीं होता तो मैं 30 लाख रुपए हर साल कमा सकता था। तो ये हो गया लॉस ऑन रेंट, लॉस ऑन रेंट ऑन स्टोरेज स्पेस। ये हमारा क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। इसको क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है सर। तो ये आपका क्या हुआ, 30 दिया हुआ है, आप फिगर देख सकते हैं क्वेश्चन में, 30 एंड 30, फाइन सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपने कोई लोन भी लिया था, उसका इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ कितना, 14%। तो आइए एक बार हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं, फाइन। चलिए, तो आप ये पूरा पेज छोड़कर, एक पूरा पेज लग जाएगा हमें, आप वर्किंग नोट में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। आइए इंटरेस्ट के ऊपर क्या पॉइंट दी गई है, जरा मैं वहां पर लेके आपको चलता हूं। 600 लाख का मशीन है, 4 इंस्टॉलमेंट में ये पे किया जाएगा, ठीक है। तो रिपेमेंट पर एनम कितना रहेगा, पर एनम 600 लाख का मशीन है, 4 इंस्टॉलमेंट में इसे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 150 लैक्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है, फाइन। सो अब हमें इंटरेस्ट पे करना है, तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितना होगा, 14% इंटरेस्ट है, तो पहले साल तो पूरा 600 में लगेगा। फिर नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट किस में लगेगा, ये ईयर 1 है, ईयर 2 इंटरेस्ट 14%, मेरा 150 पे हो चुका होगा, तो बचा कितना, 450 लैक्स। ईयर 3 इंटरेस्ट अगेन मेरा 150 पे हो चुका होगा, बचा कितना, 300 लैक्स। ईयर 4 इंटरेस्ट अगेन मेरा 150 पे हो चुका होगा, बचा कितना, 150, वो भी हम पे कर देंगे। तो नॉर्मल क्वेश्चन है अपना ये इंटरेस्ट पे करने का, इससे अच्छे अच्छे हमने हायर परचेज में सवाल किए हुए हैं। तो फटाफट आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे इंटू 14%, सो ये आपका हो गया 84, ये आपका हो गया 63, 42 लैक्स, और ये हो गया आपका 21 लैक्स। फिगर इन लैक्स, फिगर इन लैक्स, ठीक है, फाइन। सो अब हम सीधे पुट करेंगे अपने फॉर्मेट में। तो बहुत ही अच्छा सवाल है ये,
इसको जरूर आप एग्जाम से पहले प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा, क्योंकि इस तरह के सवाल अगर एग्जाम में आते हैं तो नॉर्मली आपकी प्रैक्टिस की कमी के कारण ये सवाल आपसे गलत हो जाएगा। ठीक है, फाइन। तो मेन हम फॉर्मेट में आते हैं। आइए सर, मेन फॉर्मेट में आए हम और हमें लिखना है इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट आपका आएगा यहां पर 84, 63, 42 एंड 21। ठीक है, फाइन, एकदम नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब हम कौन सा आइटम लेंगे? डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन भी माइनस होता है प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए, हाँ बाद में हम एडबैक जरूर कर लेंगे। तो हमारा नेक्स्ट आइटम होगा डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ है। डेप्रीशिएशन 150, 114, 84, 63। ठीक है, फाइन। सो ये मेरा टोटल कॉस्ट हो गया। अब सबको ऐड करके मेरा एक बार टोटल कॉस्ट लिख लीजिए, ताकि हम एक बार प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालकर टैक्स पे कर देते हैं, फिर हम कैश फ्लोज की एडजस्टमेंट करेंगे जैसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में किया करते हैं। ठीक है, फाइन। चलिए, तो ये हमारा हो गया टोटल कॉस्ट, इसको हमने बी का नाम दे दिया। ठीक है, सेल्स में आप देखेंगे ए लिखा हुआ होगा। तो हमारा टोटल कॉस्ट आ रहा है 744, 747, 918, 969। ठीक है, फाइन। एक हमारा यहां पर एक पॉइंट और था कि अगर हम ये मशीन लाएंगे तो हमने जो ये कॉन्ट्रैक्ट किसी को दिया है वो अमाउंट मेरा सेव हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट सेव्ड, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट सेव्ड, ये हम कितना अमाउंट हमारा बचा आप फटाफट देखेंगे। ठीक है, ये हमारा बचा 150, ये मेरा सेव हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट सेव्ड। ठीक है, फाइन सर, इसे हम चाहें तो सी लिख सकते हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट सेव्ड, ये भी हमारा एक बचत है। ठीक है, ये मेरा कॉस्ट है और सेल्स मेरा ऑलरेडी इनफ्लो है। तो हम क्या कर सकते हैं? प्रॉफिट, अभी तक तो टैक्स लगा नहीं है, बिफोर टैक्स हम क्या कर सकते हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो ये कितना आ रहा है? ये आपका आ रहा है 372। 372 कैसे आया? ए मेरा फायदा है, सी मेरा फायदा है एंड बी मेरा कॉस्ट है। ठीक है, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे चल रहे हैं ताकि आपको पूरा मौका मिले क्वेश्चन करने का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये कितना आ रहा है? आप खुद कैलकुलेशन चेक करेंगे। 369, 486, और यह आपका रहा है 435। ठीक है, अब हम टैक्स डिडक्ट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है टैक्स तो देना पड़ेगा, ये भी मेरा आउटफ्लो है। लेस टैक्स एट द रेट ऑफ, टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। फाइन सर, सो ये आपका आ रहा है 372 इंटू 30%, ये आपका आ रहा है 111.6। 369 इंटू 30%, ये आपका रहा 110.7। 486 इंटू 30%, ये आपका रहा 145.8, और 435 इंटू 0.3, ये आपका रहा 130.5। सो व्हाट विल बी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका कितना आ रहा है फटाफट बताइए? 260.4, 258.3, 340.2, 304.5। ठीक है,
लेकिन आपको ध्यान होगा कैपिटल बजटिंग में हम कैश फ्लो बेसिस पे काम करते हैं, हम कैश फ्लोज को प्रेफर करते हैं। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से काम नहीं चलेगा, हमें कैश फ्लोज निकालना है। तो एड बैक डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन मेरा नॉन कैश आइटम था, उसको तो हमें एड बैक करना ही था। 150, 0.0, 114, 84 और 63, ठीक है, फाइन। तो आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एक वर्किंग कैपिटल का पॉइंट है, इंट्रोडक्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है। सो जीरो पीरियड का भी हमारे फॉर्मेट में हमने जीरो पीरियड नहीं लिखा है, इसलिए मैं जीरो पीरियड का नहीं लिख रहा हूं। वर्किंग कैपिटल के बारे में क्या पॉइंट लिखा हुआ था, जरा उसको एक बार पढ़ते हैं और समझते हैं। वर्किंग कैपिटल के बारे में पॉइंट आपके सामने है, आप देखिए जरा एक बार। वर्किंग कैपिटल में लिखा हुआ है 60 लाख तो जीरो पीरियड में होगा एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर 1। एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर 1 मतलब ईयर 0, एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 1 मतलब ईयर 0। The stock levels of material to be maintained at the end of 1, 2 and 3 year will be 165। 60 से शुरुआत हुआ था, 165 हो गया, तो इसका मतलब ईयर एंड 1 में 105 लाख और लाया गया होगा कैपिटल, ठीक है। और लिखता है स्टॉक एट द एंड ऑफ 4 ईयर विल बी नील, 4 ईयर में स्टॉक नील हो जाएगा, मतलब हमने स्टॉक को बेच दिया होगा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल में 105 आएगा इंट्रोडक्शन से। 60 क्यों नहीं लिया, क्योंकि जीरो पीरियड में अभी हमारा काम नहीं कर रहे हैं, हम जीरो पीरियड में अलग से काम करके आपको करवा देंगे। और यहां पर आपका है प्लस रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल, रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है। ये आपका आ गया 165, 165, ठीक है, फाइन। तो ये इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, क्लास में मैंने ये सारी चीजें आपको करवा दी है, हर चीज का मैंने आपको नोट्स दे दिया है, कॉन्सेप्ट दे दिया है, ठीक है सर। जो वर्किंग कैपिटल हमने इस प्रोजेक्ट के लिए लाई थी वो हमने रिलीज कर ली, सिंपल सा फंडा है। अगर हम पैसा लाएंगे, पैसा लगाएंगे तो आउटफ्लो, पैसा लेकर जाएंगे तो इनफ्लो। आइए अब हम क्या करेंगे, अब हमारा एक लोन रिपेमेंट हुआ था, लोन रिपेमेंट अमाउंट। सर वो पहले नहीं लिया, नहीं लेते हैं। लोन रिपेमेंट को आप कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में जरूर आता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, फाइन सर। तो लोन रिपेमेंट आपका हर साल हो रहा है 150, 150, ये आपका हर साल लोन रिपेमेंट हो रहा है, फाइन सर। और आपको जब आपने मशीन बेचा होगा तो आपको कुछ मिला भी होगा, पैसा मिला होगा। एड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, ठीक है, नेट ऑफ ऑल, सब कुछ नेट कर लीजिए। यहां पर आप मुझे फटाफट बताएंगे वो चीज कहां लिखा हुआ है, प्रॉफिट वाला बात कहां लिखा हुआ है, आप भी बताएं, मैं भी आपको बताता हूं। आप देख सकते हैं साफ साफ यहां लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ 4th ईयर मशीन कैन बी सोल्ड फॉर 60 लाख, 60 लाख में बेच देंगे, लेकिन 45 लाख रुपीस लगेगा इसको रिमूवल कॉस्ट। तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना हुआ, नेट कितना हुआ 60 माइनस 40, 60 माइनस 45, 60 माइनस 45, ये हमारा हुआ, ये लास्ट ईयर बेचेंगे और नेट हमारे हाथ में आएगा 15 लाख, नेट हमारे हाथ में आएगा 15 लाख, फाइन एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये सारी चीजें अब कंसीडर करते हुए हम कैश फ्लोज निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखते हैं सबसे पहले कौन निकाल कर देता है, कैश फ्लोज, ठीक है, फाइन। आइए कैश फ्लोज निकालते हैं। कैश फ्लोज 4th, चारों साल का हमें कैश फ्लोज निकालना है, ठीक है। चलिए फटाफट आप निकालेंगे, प्लस और माइनस ही करना है। चलो मैं भी आपको थोड़ा हेल्प कर देता हूं इसमें। चलिए फर्स्ट ईयर का मैं निकालता हूं आपके साथ, 260.4 प्लस डेप्रीशिएशन माइनस 105, ठीक है, माइनस 150, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यह आया 155.4, यह आपका आया 155.4,
ये आपका आया 222.3, 274.2, 397, आप सब कैलकुलेट भी करेंगे साथ साथ, 397.5। तो ये हमारा कैश फ्लोज आया, ठीक है, फाइन। आप कैलकुलेट करेंगे एक बार, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स कैलकुलेशन भी मिस्टेक कर देते हैं, प्लस माइनस में, प्लस माइनस में भी बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। चलिए, अब हमारे कैश फ्लोज आ गए। अब हम यहां पर बनाएंगे अपना फॉर्मेट ईयर। हम अपना कैपिटल रेटिंग का फॉर्मेट बनाते हैं। जीरो, जीरो में आपका सबसे पहले हमारा है कंपनसेशन पेड। हमने कंपनसेशन दिया था, याद होगा आपको, कितना का, 90 लाख रुपीस का, 90 लाख रुपीस का हमने कंपनसेशन दिया था। और जीरो पीरियड में ही हमने इंट्रोडक्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल, ऑफ वर्किंग कैपिटल 60, फाइन एकदम। और ईयर एंड 1 में हमें कैश इनफ्लो मिला होगा, डेट इज 155.4। ईयर एंड 2 में हमें कैश इनफ्लो मिला होगा, डेट इज 222.3। ईयर एंड 3 में भी हमें कैश इनफ्लो मिला होगा, डेट इज 274.2। ईयर एंड 4 में भी मुझे कैश इनफ्लो मिला होगा, 397.5, ठीक है, फाइन। इन सब को हम प्रेजेंट वैल्यू करके हमें क्या आएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट आप करें। मैं अभी फिर से आपको पूरा फॉर्मेट दिखा रहा हूं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना परसेंटेज दिया हुआ है, 14%। फटाफट देखेंगे, जीरो पीरियड का तो 1 ही होता है, ठीक है। और बाकी का देखिए क्या लिखा हुआ है, 0.877, 0.769, 0.674, 0.592, नो प्रॉब्लम एट ऑल, दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। तो हमारा आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। ये ब्रैकेट में दे दीजिए क्योंकि ये आउटफ्लो है 90। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर 600 लाख क्यों नहीं लिया आउटफ्लो में। अगर आप सोच रहे हैं तो थोड़ा रुकिए, उसका मैं आपको आंसर जरूर दूंगा, थोड़ी देर में दूंगा। 60, आप भी सोच के रखिए उसका आंसर। ये आपका आएगा 136.28, दो डिजिट से अप्रोक्स कर दीजिएगा, 170.95, 184.81, 235.32, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये अपना नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना आया, फटाफट आप करेंगे टोटल और नेट करके बताएंगे। 577.36 प्लस आ रहा है, ठीक है। मैं 1 मिनट का समय देता हूं, आप कैलकुलेशन खुद भी करें। मैं आपको 1 मिनट का यहां पर वक्त दे रहा हूं, ठीक है सर। फाइन, ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। डिसीजन जरूर लिखिएगा, 1 नंबर डिसीजन के लिए होता है। डिसीजन लिखेंगे, सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव,
मैनेजमेंट शुड install the machine for processing the waste. Since NPV is positive, management should install the machine for processing the waste. क्योंकि एनपीवी पॉजिटिव है, मैनेजमेंट को मशीन इंस्टॉल करना चाहिए वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए. फाइन सर. ठीक है. अच्छा, एक डाउट आपका है 600 लाख क्यों नहीं लिया, तो आप एक यहां पर लिख सकते हैं रफ में, मैं आपको एक पॉइंट समझा दे रहा हूं. 600 लाख इसलिए नहीं लिया क्योंकि 600 लाख तो मेरे पॉकेट से गए नहीं, मैंने तो लोन में लिया था ना. आप लिखो ईयर 0 लोन रिसीव्ड, कितना लोन रिसीव में आपको कितना मिला होगा, 600 लाख मिला होगा. और 0 पीरियड में ही मशीन परचेज्ड हुआ होगा. मशीन परचेज्ड कितने का, 600 का, तो ये तो नेट 0 हो गया. इसलिए हमने 600 लाख लिया ही नहीं, हमारे पॉकेट से थोड़ा लगा पैसा, और हमने तो 150 करके वापस रिपे किया ही है. तो वहां भी तुम 150 वहां भी आउटफ्लो ले लोगे, 600 यहां भी ले लोगे आउटफ्लो, तो 1200 की लाइबिलिटी बन जाएगी, थोड़ा ना 1200 की लाइबिलिटी है. हमने 150 करके तो पेमेंट दिखा दिया, वहां पर नेगेटिव में दिखाया, आउटफ्लो दिखाया, वापस 600 थोड़ा वापस आप 0 पीरियड में करोगे. आपने तो पैसा आपने अपने पॉकेट से लगाया ही नहीं. जब पॉकेट से पैसा आएगा तो प्लस, जाएगा तो माइनस, कैश फ्लो कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा फंडा है. हमारे पॉकेट से जब पैसा लगा ही नहीं तो फिर हम आउटफ्लो में क्यों लिखेंगे, और हम ऑलरेडी आउटफ्लो तो दिखा ही रहे हैं, 150 जो पेमेंट दिखा रहे हैं. चलिए सर, एक बार हम क्वेश्चन को पूरा रिविजिट करेंगे और इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे. एक बार पूरा रिविजिट करते हैं इस क्वेश्चन को, ताकि आपको एक बार पूरा क्वेश्चन माइंड में फ्रेम हो जाए. एक क्वेश्चन था जिसमें हमारा जो वेस्ट जो हम प्रोसेस करते थे, हम किसी का आउटसोर्स करके रखा था हमने, तो हमें 150 लाख रुपए लगता था हर साल, 4 साल के लिए लगता, तो वो मेरा बच रहा है. तो ये 150 लाख मेरा सेविंग होगा, इनफ्लो होगा. 90 लाख का कंपनसेशन देना पड़ेगा, लेकिन उसमें कोई टैक्स सेविंग नहीं होगा. ठीक है. 600 लाख का लोन लेंगे, 14% में लोन लेंगे, 4 इंस्टॉलमेंट में लोन देंगे. लास्ट ईयर हम एसेट को बेचेंगे 60 लाख पे, 45 लाख का मुझे कॉस्ट बियर करना पड़ेगा रिमूवल का, तो नेट मेरे हाथ में आएगा 15 लाख. यहां पर हमने कोई सेल, परचेज और कैपिटल गेन हमने पूरा इग्नोर किया, यहां पर हमने सीधा नेट यहां पर बना दिया है. ठीक है. मैं उसका एक नोट भी लिखवा दूंगा आपको. और ये हमारा डाटा दिया हुआ है, सेल्स, मटेरियल कंजम्पशन, वेजेस, अदर एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, डेप्रिसिएशन तो एज इट इज हमने ले लिया. 60 लाख हमारा ईयर 1 में, स्टार्ट ऑफ ईयर 1 मतलब ईयर 0 में लगा होगा, और बाद में मेरा लगा 165 लाख. तो टोटल मेरा इंट्रोडक्शन कितना हुआ नेक्स्ट ईयर से, 105 लाख. तो 165 मेंटेन रहा होगा, हमें तो सिर्फ इंक्रीज ही लेना होता है. तो 60 लाख हमने इंट्रोडक्शन किया 0 पीरियड में, वो भी हमने लिया, और 105 भी हमने लिया, और रिलीज हमने दिखा दिया 4th ईयर में वर्किंग कैपिटल रिलीज के नाम पे. ठीक है. 30 लाख रुपए का मेरा रेंट का लॉस होगा, क्योंकि ये मशीन इतनी बड़ी है कि जो जगह लेगा वो 30 लाख रुपए मेरा यहां नुकसान कर जाएगा. वर्कर्स मेरे यहां पर आइडल जो वर्कर्स बैठे थे वो काम में लग जाएंगे, इससे मेरे वर्किंग कॉस्ट रिड्यूस होगी, वर्कर की कॉस्ट रिड्यूस होगी. तो 30 लाख और 45 लाख का जो भी दिया हुआ है वो हमारा सेव हो गया. 90 लाख मेरा इंश्योरेंस तो जाएगा. ओवरहेड्स जरूर मेरा सम कॉस्ट होता है, लेकिन 90 लाख का इंश्योरेंस तो हमें लेना ही है. टैक्स रेट कितना है, 30% है. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी दिया हुआ था, और हमें ये बताना था कि मैनेजमेंट को ये मशीन लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए. तो हमने फैसला ये लिया कि ये मशीन को लाना चाहिए. ठीक है. एक हम नोट लिखना चाहें, आप एक नोट लिख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस टैक्स इफेक्ट. एक नोट लिख लेंगे, टैक्स इफेक्ट ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन is ignored. ठीक है. क्योंकि डेप्रिसिएशन एज पर टैक्सेशन दिया हुआ था,
सो इसलिए हमने इग्नोर कर दिया, और क्वेश्चन का ये लैंग्वेज भी इसी तरह से जा रहा था। फाइन, बाकी आपको अगर डाउट है तो आप नोट लिख सकते हैं, हालांकि नोट लिखने की जरूरत नहीं है। तो कैसा लगा सवाल? डेफिनेटली अच्छा लगा होगा, और आई होप ये घर जाके आप जरूर एक बार इस सवाल को भी अपने एक बार हाथ से जरूर करेंगे, ताकि आपको कोई एग्जाम में ये प्रॉब्लम ना हो। अगर यही सवाल आपके एग्जाम में आ गया तो आप बिल्कुल तैयार हो इस सवाल के लिए। ठीक है, फाइन, चलिए, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम लोग क्वेश्चंस आपको बताते रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते रहेंगे। जो ओल्ड बैच जिन्होंने जिस स्टूडेंट्स ने लिए हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स देता रह रहा हूँ अपने ग्रुप में। जो आपने ग्रुप ज्वाइन किया है, हमने उसमें आपको समरी नोट्स भी दिया है, फॉर्मूला बुक भी दिया है, पूरा इको का समरी नोट्स बना कर दिया है। तो प्लीज़ आप ग्रुप में जाइए और वहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन को देखिए, वो सब आपके पास है जो बच्चों ने मेरे से क्लास लिया है। और डेफिनेटली इंटर एफएम इको में आपको 100% मार्क्स सिक्योर करना है, तो आपको ये जो भी मैंने आपको तरीके बताए, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, वो डेफिनेटली आपको रिवाइज करना ही है। फाइन, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है तो मैं आपको इस चैनल में जरूर इसे अपलोड करूंगा, ताकि सारे स्टूडेंट्स को इससे फायदा मिले। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।